प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के +2 इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी के इस थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो है 1 से लेकर के और 70 नंबर तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में जारी करेंसी, इसमें आपने बताना है यह परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है या दोनों है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है, भारत में जो करेंसी है वो अपरिवर्तनशील करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ये जो है एक परंपरावादी अर्थशास्त्री हुए हैं JB से। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे प्यारे विद्यार्थियों, उनकी मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। और JB से का ये कथन है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इसका उत्तर होगा JB से। सफीतिक अंतराल किसका माप है? ये 2 प्रकार के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एक सफीतिक अंतराल और एक असफीतिक अंतराल। इसमें हमने देखना है जो कुल मांग है, पूर्ण रोजगार स्तर के लिए जितनी कुल मांग चाहिए, यदि कुल मांग उससे अधिक है तो उन दोनों का अंतर सफीतिक अंतराल कहलाएगा और वो अधिमांग की स्थिति होगी। जैसे इस रेखा चित्र में ये जो कुल मांग वक्र है, ये पूर्ण रोजगार स्तर के लिए जरूरी है, लेकिन कुल मांग वक्र जो ये ऊपर वाला है, इसके स्तर पर पूर्ण रोजगार पर जितनी कुल मांग चाहिए वो उससे ज़्यादा है। ये जो ज़्यादा कुल मांग है इसका और जो पूर्ण रोजगार के लिए कुल मांग चाहिए, इन दोनों का जो अंतर है इसे अधिमांग कहते हैं और यही सफीतिक अंतराल का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असफीतिक अंतराल किसका माप है? असफीतिक अंतराल में कुल मांग उतनी नहीं होती जितनी पूर्ण रोजगार स्तर के लिए चाहिए, बल्कि उससे कम होती है। जैसे कि इस रेखा चित्र में पूर्ण रोजगार के लिए जो कुल मांग, पूर्ण रोजगार स्तर पर जो कुल मांग चाहिए वो ये है, लेकिन वास्तव में जो अर्थव्यवस्था में कुल मांग है वो ये है प्यारे विद्यार्थी, जो पूर्ण रोजगार की स्थिति की मांग से कम है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो न्यून मांग कहलाएगा और इस न्यून मांग की स्थिति में हम देखते हैं कि जो कुल मांग है वो कुल पूर्ति से कम है। तो अधिमांग की स्थिति में कौन सा सही है? अधिमांग की स्थिति में कुल मांग कुल पूर्ति से ज़्यादा होती है। पूर्ण रोजगार स्तर के लिए के स्तर पर जो कुल पूर्ति होती है उस पूर्ति से कुल मांग ज़्यादा होती है, जबकि न्यून मांग की स्थिति में पूर्ण रोजगार स्तर पर जो कुल पूर्ति होती है उससे कुल मांग कम होती है। यह अधिमांग की स्थिति थी और इस रेखा चित्र में न्यून मांग की स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः भारत में आम बजट कौन पेश करता है? तो भारत में प्यारे विद्यार्थियों बजट पेश करने का कार्य वित्त मंत्री का होता है। भुगतान शेष में दृश्य मदें शामिल होती हैं, अदृश्य मदें शामिल होती हैं या दोनों शामिल होती हैं? तो भुगतान शेष में दृश्य मदें भी अदृश्य मदें भी, अर्थात ये दोनों शामिल
होती है। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। भुगतान संतुलन हमेशा ही संतुलित होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 के आरंभ में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का संबंध किससे था? तो जो ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी प्यारे विद्यार्थियों, इसका संबंध विनिमय दर से था। विनिमय दर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक करेंसी के बदले विदेशी करेंसी का रेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये मांग के निर्धारक दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि मांग में वृद्धि का कारण कौन सा नहीं है। जब हम मांग में वृद्धि की बात करते हैं तो इसका मतलब है वस्तु की स्वयं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके अलावा जितने भी निर्धारक तत्व हैं मांग के, उनमें से किसी एक में या उससे ज़्यादा में परिवर्तन होता है। तो वस्तु की जो कीमत है उसमें कमी या वृद्धि नहीं होती। तो वस्तु की जो कमी है ये मांग में वृद्धि का कारण नहीं है। वस्तु की कीमत में कमी के कारण तो वस्तु की जो मांग है उसमें विस्तार होता है। जब विस्तार और संकुचन की बात करते हैं तो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन आता है, और जब मांग में वृद्धि या कमी की बात करते हैं तो स्वयं की कीमत को छोड़ करके मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत तुष्टिगुण। सीमांत तुष्टिगुण प्यारे विद्यार्थियों शून्य भी हो सकता है, यह धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो सीमांत तुष्टिगुण शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, इन तीनों ही प्रकार का हो सकता है। MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये AC MC जो है हम यहाँ y अक्ष पर लेंगे, आउटपुट जो है वो x अक्ष पर लेंगे। AC वक्र इस प्रकार का होता है, U आकार का, और जो इसका न्यूनतम बिंदु होता है MC वक्र इसको इसके न्यूनतम बिंदु से काटता है। तो MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है जब AC वक्र न्यूनतम स्थिति में होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यदि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, जैसा कि इस रेखा चित्र में यहाँ तक है, तो एवरेज कॉस्ट घट जाएगी। और यदि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। यदि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है तो एवरेज कॉस्ट घट जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगतों का वस्तुओं में परिवर्तन, इनपुट्स का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन उत्पादन या प्रोडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, कुल उत्पाद। ऑप्शन है एवरेज प्रोडक्शन बाय लेबर डिवाइडेड बाय लेबर, ये गलत है। एवरेज प्रोडक्शन बाय मार्जिनल प्रोडक्शन, ये भी गलत है।
मार्जिनल प्रोडक्शन इनटू लेबर, ये भी गलत है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर इनटू लेबर, ये बिल्कुल सही जवाब है। प्रति परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की मात्रा से गुणा कर देंगे तो वह कुल उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वस्तु व सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करने की क्रिया को आपने प्यारे विद्यार्थियों एकाधिकार में देखा होगा कि वस्तु का जो विक्रेता है वो एक ही होता है, लेकिन वह विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल कर सकता है। भिन्न भिन्न कीमतें, इसका मतलब है जो एकाधिकारी फर्म है वो कीमत विभेद करती है। विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कीमत विभेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म संतुलन की अवस्था में कब होती है? कोई भी फर्म है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी संतुलन की दो अवस्थाएं होती हैं, MC MR के बराबर होती है और MC MR वक्र को नीचे से काटती है। पहली जो कंडीशन है फर्म के संतुलन की, ये नेसेसरी कंडीशन है, ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है यह पर्याप्त कंडीशन है। तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो है जब संतुलन की अवस्था में होगी, कब? जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होगी। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बाजार कीमत का निर्धारण, किसी भी वस्तु की जो बाजार कीमत है उसका निर्धारण अति अल्पकाल में होता है, जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव नहीं होता। जो उस समय उत्पादन हो सकता है केवल उसके आधार पर जो पूर्ति होती है उसके अनुसार ही बाजार कीमत का निर्धारण होता है। बाजार मांग वक्र को कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था प्यारे विद्यार्थियों, जो औसत आय वक्र है उसी को मांग वक्र कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, औसत आय वक्र। किसी भी फर्म का जो औसत आय वक्र है वह उसका बाजार मांग वक्र कहलाता है। वस्तु विभेद व विक्रय लागतें, याद कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होती हैं और वो जो फर्में वस्तुएं बनाती हैं वो उन सभी में अंतर होता है, लेकिन सभी वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, अर्थात निकट प्रतिस्थापन होता है उनका। तो ऐसी जो बाजार है वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है। और ये जो फर्म हैं अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती हैं, जिन्हें हम विक्रय लागतें कहते हैं। तो वस्तु विभेद और विक्रय लागतें एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं हैं। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का स्वरूप, ये हमने जो है अपने पिछले वीडियो में भी किया है। एकाधिकार के अंतर्गत जो मांग वक्र होता है फर्म का कम लोचदार होता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म का जो मांग वक्र है वो पूर्ण लोचदार होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। और जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार होता है। क्वेश्चन नंबर 94,
यदि किसी फर्म का औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र एक ही है, याद कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र एक ही है फर्म का, एक्स अक्ष के समानांतर है, ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में होता है। तो इसका आंसर होगा ऐसी फर्म पूर्ण प्रतियोगी फर्म कहलाएगी। यदि किसी फर्म का मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है, फर्म का मांग वक्र भी वही है और बाजार का मांग वक्र भी वही है। याद कीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एकाधिकारी जो बाजार होता है उसमें फर्म भी वही होती है और उद्योग भी वही होती है। जो फर्म का मांग वक्र होगा उद्योग का मांग वक्र भी वही होगा। तो ऐसी फर्म जिसका मांग वक्र बाजार मांग वक्र से मेल खाता है तो वो फर्म एकाधिकारी होती है। कौन से बाजार में फर्मों का प्रवेश नहीं हो सकता, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था प्यारे विद्यार्थियों। एकाधिकार बाजार में कोई नई फर्म प्रवेश कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, कौन से बाजार में फर्म के लिए कीमत क्षैतिज सरल रेखा होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो AR कर्व है, कर्व क्या प्यारे विद्यार्थी एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की अवस्था में ही ऐसा होता है। यहाँ तक प्यारे विद्यार्थी हमने किए थे जहाँ आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से आपने एक सही ऑप्शन छांटना है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको खालिस्तान भरना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, उन दो में से एक आपने लिखना है। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं, प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों की वस्तुएं समरूप होती हैं, उनमें किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। अल्पाधिकार में विक्रेता अल्प थोड़े होते हैं। द्वैधिकार में विक्रेता, द्वय का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों दो विक्रेता होते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR व MR एक दूसरे के भिन्न होते हैं। केवल पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में ही AR और MR एक समान होते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी और एकाधिकार में भी AR और MR एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इन दोनों में AR इस प्रकार का होता है और इसके नीचे जो है वो MR होता है। एकाधिकार की तुलना में एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR व MR वक्र सापेक्षिक अधिक लोचदार होते हैं। खालिस्तान एकाधिकार की मुख्य विशेषता होती है। कीमत विभेद एकाधिकार की मुख्य विशेषता होती है। वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता होती है। विज्ञापन लागतें एकाधिकारी प्रतियोगिता की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में कीमत, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो उद्योग के द्वारा वस्तु की कुल मांग और कुल पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। जो कीमत कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, सभी फर्मों को वो कीमत स्वीकार करनी होती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं, निर्धारक नहीं होती।
खालिस्तान बाजार में एक फर्म या विक्रेता होता है। तो एकाधिकार बाजार में एक फर्म या विक्रेता होता है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, आपसे सही और गलत ये भी पूछे जाएंगे। आपको एक स्टेटमेंट दी मिलेगी, आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागतें पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी प्रकार की भी विक्रय लागतें नहीं पाई जाती। फर्म कीमत जो निर्धारित है उस कीमत पर कितने भी वस्तु का जो बिक्री है वो कर सकती है। तो ये फॉल्स है। एकाधिकार में AR और MR बराबर होते हैं, यह भी गलत है। AR और MR प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में ही बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR तथा MR बराबर होते हैं, यह बिल्कुल सही कथन है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रय लागतें नहीं पाई जाती। प्यारे विद्यार्थियों, एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रय लागतें अवश्य पाई जाती हैं। सभी फर्में अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। एकाधिकार में फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है, यह बिल्कुल सही है। एकाधिकार में वही फर्म होती है, वही उद्योग होती है, दूसरी फर्म जो है वो प्रवेश ही नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों की वस्तुएं समरूप होती हैं, तो यह कथन भी असत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों की वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं, यह बिल्कुल सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों की वस्तुएं समरूप होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार से रंग के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, साइज के आधार पर, पैकिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर होता ही नहीं है। सभी फर्मों की वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं, यह सही जवाब है। एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। एकाधिकार प्रतियोगिता में जितनी भी फर्में हैं उन सभी की वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो वस्तुएं किसी न किसी आधार पर एक दूसरे से भिन्न अवश्य होती है, तो यह कथन सत्य है। एकाधिकार में कीमत विभेद पाया जाता है, बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। एकाधिकार में केवल एक ही फर्म होती है और जो फर्म होती है वो विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल कर सकती है, तो यह कथन सही है। फर्म के संतुलन की स्थिति में MC व MR बराबर होती है, अभी किया था। फर्म के संतुलन की अवस्था में MC जो है वो MR के बराबर होती है, यह बिल्कुल सत्य है। द्वैधिकार में दो विक्रेता होते हैं, अभी किया था हमने ये भी। द्वय का मतलब ही दो होता है, यह कथन भी सत्य है। एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, यह जो है बराबर होती है, यह कथन गलत है। एकाधिकार में एक नई फर्म का उद्योग में प्रवेश हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कथन कि एकाधिकार में एक नई फर्म का उद्योग में प्रवेश हो सकता है पूर्णतया गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो है वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है और आप जो है मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि साथ के साथ जो है आप ये क्वेश्चन याद करते चले जाएंगे, ताकि अपने जो 1 अप्रैल का पेपर है उसमें आप अच्छे से जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप लोगों के लिए यही प्रार्थना है।
थैंक यू।